टाइटल ऑफ द पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पेपर का विषय है सांख्यिकी के सिद्धांत। सेशन 20-21, क्लास बीकॉम सेकेंड ईयर, और जो यूनिट में पढ़ाने जा रही हूँ वो है यूनिट 2। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर आरती पिपरिया SOS जिवाजी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। मैं आपको आज के लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के विषय में बताऊंगी। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपकी सेकंड यूनिट है। स्टैटिस्टिक्स के कोर्स की सेकंड यूनिट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके दो टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के दौरान हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है, अनग्रुप्ड डेटा में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है, उसका एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, और हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। सबसे पहले तो हम ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है यह बताएंगे। ज्योमेट्रिक मीन सारी सीरीज, जो डेटा सीरीज हमें दी हुई है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारे एलिमेंट्स जो डेटा सीरीज के हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसका nth रूट निकाला जाता है। nth रूट मीन्स अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10th रूट निकाला जाएगा, अगर 20 ऑब्जर्वेशन है तो 20th रूट निकाला जाएगा। इस तरह से n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो वाला रूट हम निकालेंगे। अगर आपने 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो आपको थर्ड रूट निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट का। अगर आप 5 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट का 5th रूट निकालना पड़ेगा। जैसे कि स्क्वायर रूट होता है वैसे ही किसी नंबर का 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट भी होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन में हम सारे ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनका nth रूट लिया जाता है। अनग्रुप्ड डेटा के केस में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। x1, x2, x3, x4 अप टू xn, ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑब्जर्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x1, x2, x3, xn तक मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। फिर हमने उसका nth रूट लिया। n क्या है? हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उतना nth रूट हम ऑब्जर्वेशन का लेंगे। इससे जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी ज्योमेट्रिक मीन होगी। अब क्योंकि यहाँ पर nth रूट निकालना है, कैलकुलेटर की मदद से तो हम nth रूट निकाल ही सकते हैं। रेज़ टू पावर 1/n कर देने से nth रूट निकल आता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको लॉग और एंटी लॉग का उपयोग करना पड़ेगा nth रूट निकालने के लिए। पहले लॉग लेंगे तो सारी जो वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर लॉग लेने के बाद उनका समेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेने से आपको ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आए उसको ब्रैकेट में क्लोज करिए और रेज़ टू पावर 1/n कर दीजिए, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन की फिगर मिल जाएगी। यह एक अनग्रुप्ड डेटा का एग्जाम्पल है। आपसे पूछा गया है कि जो फिगर्स आपको दी हुई हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। फिगर्स आपके सामने हैं 2, 3, 5, 3, 10 एंड 8। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? इन फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए।
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 8। इन सभी फिगर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है 7200। अब जीएम क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन। जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 7200 का सिक्स्थ रूट। सिक्स्थ रूट क्यों लिया है? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इस केस में 6 है। तो 7200 को रेज़ टू पावर 1/6 करने से हमें ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा इस प्रॉब्लम का, जो कि 4.394 आ रहा है। तो 4.394 ज्योमेट्रिक मीन है ये 6 फिगर्स का। तो अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो मेरिट्स देखें हम इसकी, तो सबसे पहली मेरिट है कि ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम सभी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनका nth रूट निकालते हैं। तो हर ऑब्जर्वेशन ज्योमेट्रिक मीन में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। सेकेंड पॉइंट मेरिट्स का ये है कि इसमें हम फर्दर अलजेब्राइक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे कि हमने मीन में देखा था कि उसमें हम अलजेब्राइक कैलकुलेशंस कर सकते थे, सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन में भी हम अलजेब्राइक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो है फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, जैसा कि हमने मीन के केस में भी देखा था। फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग का मतलब है कोई भी एक आध डेटा गलत नोट कर लेना। अगर हम किसी वजह से कोई पर्टिकुलर डेटा रॉन्ग नोट कर लेते हैं तो भी हमारा ज्योमेट्रिक मीन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लेकर चल रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन में। एक अगर गलत हो भी गया तो भी वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा हमारे ज्योमेट्रिक मीन को। नेक्स्ट जो इसका मेरिट है, ये रेशियोज, रेट्स एंड परसेंटेज को डील करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ रेशियोज, रेट्स और परसेंटेज को डील करने में होता है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन ज़ीरो या नेगेटिव है तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर कोई ऑब्जर्वेशन ज़ीरो है, सारे ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो जाएगा और हमारा ज्योमेट्रिक मीन ज़ीरो हो जाएगा, तो कोई काम की फिगर नहीं आई। वैसे ही अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर्स के nth रूट निकाल तो सकते हैं लेकिन वह रियल नंबर्स नहीं होते हैं। इसलिए यह इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर कोई नंबर ज़ीरो हो या नेगेटिव हो, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ज़ीरो या नेगेटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए भी। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो भी ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना ये नहीं हो पाएगा। और अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल यूज़ करनी पड़ेगी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करने के लिए, और इंटरप्रिटेशन भी इसका मुश्किल है। समटाइम्स ज्योमेट्रिक मीन ऐसी वैल्यू आती है जो कि डेटा सेट में अकर ही नहीं हो रही होती। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेन जो यूज़ है वो क्या है कि हम डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और जो सिंगल वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करनी चाहिए उस डेटा सेट को।
लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू निकल के आ रही है जो कि डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो कैसे उसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगी। डीमेरिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कई बार ऐसी वैल्यू निकल के आती है ज्योमेट्रिक मीन की जो डेटा सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब डिस्कस करेंगे वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है? सबसे पहले तो यह मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज हार्मोनिक मीन। सारे नंबर्स को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स अगर नंबर 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 होगा। अगर नंबर 25 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/25 होगा। सारे ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं हम उनको रेसिप्रोकल कर लेंगे और फिर इन रेसिप्रोकल्स का एवरेज निकालेंगे या मीन निकालेंगे। Once you get the average of reciprocals, you take the reciprocal। मतलब सबसे पहले तो आपने सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल किया, फिर उनका एवरेज निकाला। अब जो वैल्यू आई एवरेज की उसको फिर से हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ reciprocals of all the observation is harmonic mean। हार्मोनिक मीन क्या है? रेसिप्रोकल किसका? मीन का। मीन हमने किसका लिया हुआ है? सारे ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का। तो यह है इसकी डेफिनेशन। अर्थमेटिक मीन में हम ऑब्जर्वेशंस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं। हार्मोनिक मीन के केस में हमें रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन लेना है और फिर उसका रेसिप्रोकल ले देना है। इस तरह से हार्मोनिक मीन निकल आएगा। यह हार्मोनिक मीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूँगी। जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सबसे पहले रेसिप्रोकल लीजिए। रेसिप्रोकल मीन्स ऑब्जर्वेशन को 1/10 कर दीजिए। 5 है तो 1/5, 10 है तो 1/10। इस तरह सारे ऑब्जर्वेशंस का हम रेसिप्रोकल लेंगे, फिर उन रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देंगे। जो संख्या हासिल होगी उसका हम फिर से रेसिप्रोकल ले लेंगे। इस तरह से हमें हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। तो फॉर्मूले के टर्म्स में लिखें तो अनग्रुप्ड डेटा में हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा 1/x, where x is observation, n is total number of observations। x हमारा ऑब्जर्वेशन है और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। सारे ऑब्जर्वेशन का 1/x किया, उनका समेशन किया और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/x से कर दिया टू गेट द हार्मोनिक मीन। फॉर ग्रुप्ड डेटा हार्मोनिक मीन के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला सिग्मा f डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f अपॉन x। यहाँ पर f हमारी फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वेशन की, x हमारा ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा जो सिंबल है वो हमने समेशन के लिए यूज किया है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल निकालिए, फिर उनको f से मल्टीप्लाई करिए और इसका समेशन निकाल दीजिए। जब आपने f अपॉन x का समेशन निकाल दिया तो फ्रीक्वेंसी के समेशन को उससे डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से हम हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। सबसे पहली एडवांटेज हार्मोनिक मीन की तो वही है कि यह भी सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है।
जैसा कि हमने देखा, ऑल द ऑब्जर्वेशंस को हम के रेसिप्रोकल को हमने ऐड किया है। हर ऑब्जर्वेशन का कंट्रीब्यूशन है हार्मोनिक मीन में, इसलिए यह सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। दूसरी एडवांटेज ये है कि स्मॉलर वैल्यूज का जो रेसिप्रोकल होता है वो बड़ा होता है। हायर वैल्यूज का रेसिप्रोकल छोटा होता है और स्मॉलर वैल्यूज का रेसिप्रोकल बड़ा होता है। तो हायर वैल्यूज जो स्मॉलर वैल्यूज हैं उनको हमने हायर वेटेज दिया हुआ है हार्मोनिक मीन के कैलकुलेशंस में। मीन्स जो वैल्यूज छोटी हैं उनका रेसिप्रोकल होगा तो वो कंपैरेटिवली बड़ी हो जाएंगी एज कंपेयर टू जो वैल्यूज बड़ी हैं। तो इनका वेटेज हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में ज़्यादा हो गया। स्मॉलर वैल्यूज का वेटेज हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में ज़्यादा है एज कंपेयर टू हायर वैल्यूज। तो अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स देखेंगे हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए। ये एक मोर और लेस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह गया है। दूसरी डिसएडवांटेज इसकी ज्योमेट्रिक मीन जैसी ही है कि अगर ज़ीरो या नेगेटिव वैल्यू कोई हमारे डेटा सेट में है तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ीरो का रेसिप्रोकल होता नहीं है। 1/0 अगर हम करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी डेटा सेट में कोई भी एलिमेंट ज़ीरो है तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो हमने उसका 1/, करने से अगेन हम इस केस में भी हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे की डिसएडवांटेज ये है कि स्मॉलर वैल्यूज़ को जो हमने ज़्यादा वेटेज दे रखा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हार्मोनिक मीन है डेटा सेट को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए सारे जो वैल्यूज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए। किसी को हायर वेटेज किसी को लोअर वेटेज नहीं होना चाहिए। सभी डेटा सेट के सभी एलिमेंट का बराबर वेटेज होना चाहिए। बट यहाँ पर हम छोटी वैल्यूज़ को ज़्यादा वेटेज देते हैं, बड़ी वैल्यूज़ को कम वेटेज दे रहे हैं, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब हम इसके एक एग्जाम्पल पर आते हैं। आपके सामने 5 फिगर्स दी हुई हैं 13.5, 14.5, 14.8, 15.2 एंड 16.1। आपको इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो सीरीज़ है वो अनग्रुप्ड डेटा की सीरीज़ है। तो हम सबसे पहले सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल करेंगे। 1/13.5, 1/14.5, 1/14.5, 14.8, 1/15.2, 1/16.1 और इन सभी को हम ऐड कर देंगे, जिससे हमें सिग्मा 1/x की वैल्यू मिल गई। और n जो है हमारा 5 है, तो हम 5 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x करने से हमें hm मिल जाएगा, जो कि इस केस में हमारा 14.63 निकल के आया है। तो ये हमारा क्या है, हार्मोनिक मीन इस सीरीज का। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट में का पार्ट है वो है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स मीडियन की तरह ही हैं। मीडियन जो है डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि क्वार्टाइल्स डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब किसी भी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज चाहिए, तो इसीलिए 3 क्वार्टाइल्स होते हैं।
सेकंड क्वार्टाइल जो है वो हमारा मीडियन ही होता है। मीडियन के केस में हम पढ़ चुके हैं, जो सारे ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जितने ऑब्जर्वेशन मीडियन से कम होते हैं उतने ही ऑब्जर्वेशन मीडियन से बड़े भी होते हैं। तो Q1 जो है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है, या उसको हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, और Q3 जो है वो हमारा अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल भी है। Q2 जो है वो हमारा सेकंड क्वार्टाइल है, जो कि हमारा मीडियन है। क्वार्टाइल से भी एक रिलेटेड टर्म है जो है परसेंटाइल। परसेंटाइल जो है वो पूरे डेटा सेट को 100 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जैसे अगर क्वार्टाइल के केस में Q2 जो है वो हमारा मीडियन है, वैसे ही परसेंटाइल के केस में 50th परसेंटाइल जो है वो हमारा मीडियन होता है। तो हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 जो है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है, जो डेटा के फर्स्ट 1/4 पार्ट में डिवाइड करता है। Q2 हमारा सेकंड क्वार्टाइल है, और जो कि मीडियन होता है, वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। Q3 हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, उससे छोटे हमारे पास 3/4 डेटा है, और उससे बड़ा हमारे पास 1/4 डेटा होता है। इस तरह से 3 क्वार्टाइल मिलके हमारे पूरे डेटा सेट को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा के केस में क्वार्टाइल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो नंबर्स हैं या डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सेकंड क्वार्टाइल हमारा मीडियन होता है। मीडियन निकालने के लिए हम डेटा सेट में अगर n ऑब्जर्वेशंस हैं तो n+1/2 करेंगे, और n+1/2th वैल्यू जो भी होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा या सेकंड क्वार्टाइल हो जाएगा। लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए 1/4 n+1th वैल्यू होगी। तो इस पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी होगी वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगी, Q1। और थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए हम 3/4 n+1th वैल्यू निकालेंगे। जो भी इस पोजीशन पे वैल्यू लिखी होगी वो हमारी Q3 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 3 क्वार्टाइल्स निकाल लिए, Q1, Q2 एंड Q3। ग्रुप्ड डेटा के केस में, जहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है डेटा का, मीडियन की तरह ही हम फॉर्मूले लगाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Q1 = L1 + n/4 - m1 F1 × C1। M1 क्या है हमारा? CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग क्वार्टाइल क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। C1 क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। इसी तरह से Q3 की वैल्यू हम देख सकते हैं, L3 + 3n/4 - m3 F3 × C3। तो L3 लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास है, F3 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास है, M3 CF या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की जो कि थर्ड क्वार्टाइल क्लास की जस्ट पहले है, और C3 क्वार्टाइल क्लास की क्लास इंटरवल है। सारे वैल्यूज अगर हम फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें Q1 और Q3 की वैल्यू मिल जाएगी।
और Q2 तो हमारा मीडियन ही है और उसके लिए हमें मीडियन का ही फॉर्मूला लगाना है। तो अब एक एग्जांपल हम देखेंगे अनग्रुप्ड डेटा का। जो वैल्यूज दी हुई हैं क्वेश्चन में उनका हमें क्वार्टाइल निकालना है। 3, 13, 11, 11, 5, 4 एंड 2 ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका हमें क्वार्टाइल्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा है कि हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 2, 3, 4, 5, 11, 11 और 13। नंबर ऑफ डेटा अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 7 है। तो Q1 निकालने के लिए n+1 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया Q1। देखा तो यहाँ पर देखा तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 3। तो Q1 हमारा 3 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि Q3 क्या होगा। तो सेकंड क्वार्टाइल तो हमारा मीडियन ही होता है। मीडियन को निकालने के लिए हम n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। n+1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4th ऑब्जर्वेशन हमारा सेकंड क्वार्टाइल होगा। 4th ऑब्जर्वेशन की प्लेस पर हम देखें कि डेटा सेट में क्या लिखा हुआ है। तो डेटा सेट में 4th ऑब्जर्वेशन के जगह पर 5 लिखा हुआ है। तो 5 जो है हमारा मीडियन है या हमारा सेकंड क्वार्टाइल है। अब आप देख सकते हैं कि 3 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मीडियन से छोटे हैं और 3 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मीडियन से बड़े हैं। मीडियन डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मीडियन हमारा सेकंड क्वार्टाइल है। थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए हम 3n+1 डिवाइड बाय 4 करेंगे। 3 इंटू 8/4 यानी कि 6। तो 6th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हुआ थर्ड क्वार्टाइल। डेटा सेट के पर वापस जाएंगे और देखेंगे कि 6th नंबर पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। तो 6th नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो 11 है। तो हमारा Q3 क्या हो गया 11। तो ये जो थर्ड क्वार्टाइल है ये हमारे डेटा को 3/4 हिस्से पे आ रहा है। इससे छोटी वैल्यूज हमारे पास 3/4 वैल्यूज जो हैं वो इससे छोटी हैं और 1/4 जो वैल्यू हैं वो इससे बड़ी हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है। इस तरह से हमने डेटा को 4 हिस्सों में बांट दिया। 3 क्वार्टाइल्स ने पूरे डेटा सेट को 4 हिस्सों में बांट दिया है। अब हम एक क्विक रीकैप लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या, इस यूनिट में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जाना कि यह क्या है। फिर हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मेथड्स, जिसमें से सबसे प्रमुख मीन है, वह देखा। मीन का हमने अनग्रुप्ड डेटा में मीन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन कैसे निकालते हैं, यह देखा। और फिर हमने कंबाइंड मीन को भी देखा। फिर मीन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हमने समझी। इस तरह से मीन का जो टॉपिक था वो हमने वेरियस हेडिंग्स के अंदर पढ़ा। दूसरा टॉपिक जो हमने देखा वो था मीडियन। मीडियन का सबसे पहले हमने मीनिंग देखा। अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं देखा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालने का मेथड देखा। और
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने मीडियन निकालने के मेथड को समझा। मीडियन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखा। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है और मीडियन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे निकाला जा सकता है, यह भी देखा। ओपन एंडेड सीरीज के केस में भी मीडियन कैसे निकाला जा सकता है, यह भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। मीडियन की जो टॉपिक था उसमें हमने यह सभी कुछ पढ़ा। फाइनली हमने मोड देखा। मोड के अंदर भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं वह देखा, चाहे सिंपल अनग्रुप्ड डेटा हो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा हो या फिर कंटिन्यूअस सीरीज वाला डेटा हो। इन तीनों केसेस में मोड हम कैसे निकालते हैं वह देखा। मोड की डेफिनेशन भी की, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी करी। देन हमने ज्योमेट्रिक मीन, उसकी डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है यह देखा और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। फिर हमने हार्मोनिक मीन पढ़ा, उसकी भी हमने फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में और अनग्रुप्ड डेटा में देखा। एंड फाइनली हमने क्वार्टाइल्स पढ़ा। क्वार्टाइल्स कैसे निकाले जाते हैं उसके वेरियस मेथड्स देखे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।